दोस्तों आज अपनी बेईमानी मोहब्बत के 50 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कल से हमारी वीडियो के 5-5 एपिसोड हर रोज़ आया करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको 5-5 एपिसोड कैसे लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना के पास से माही के जाने के बाद टीना के मन में बार बार वही बातें चल रही थी कि अस्पताल में क्या होगा। कहीं सोनिया जी के चक्कर में उसके माँ बाप उसकी शादी दोबारा से आदित्य के साथ करवाने के लिए मजबूर तो नहीं हो जाएंगे। उसको वही बात बार बार परेशान किए जा रही थी कि कहीं इस हालात के चलते आदित्य दोबारा उसकी जिंदगी में ना आ जाए। उसने कुछ देर यूं ही बैठे बैठे सोचा, फिर अचानक उसका चेहरा एक नई गंभीरता से भर गया। उसने धीरे से अपना मोबाइल उठाया और फोन कान पर लगा लिया। कुछ मिनट बात करने के बाद उसके चेहरे पर एक क्षैतिज मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से फोन काट दिया और संतुष्टि भरी उस मुस्कान के साथ अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन टीना के दिमाग में कोई और ही तूफान चल रहा था। उधर हॉस्पिटल के बाहर हर बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। यशवंत और यामिनी जब अस्पताल पहुंचे तो सोनिया जी को आईसीयू में भर्ती देखा। उनकी हालात बहुत गंभीर थी। यशवंत को इस हालात में देखकर पछतावा होने लगा था। हॉस्पिटल के गलियारे में हलचल थी। आईसीयू के बाहर आदित्य एक पल के लिए ठिठक खड़ा। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर गुस्से की छाया साफ नजर आ रही थी। सामने यशवंत और यामिनी खड़े थे, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहा था। यामिनी ने अपने हाथ में सोनिया जी के लिए लाया हुआ फूलों का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसमें ममता की झलक भी अब बरकरार थी। यशवंत ने आदित्य को देखकर गहरी सांस ली और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आदित्य का गुस्सा उन्हें रोकने के लिए काफी था। आदित्य ने रीना की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, आपने इन्हें क्यों आने दिया? इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। उसकी आवाज कड़क थी, लेकिन उसमें दर्द भी छिपा हुआ था। रीना जो खुद ही घबराई हुई थी, आदित्य के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, आदित्य प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन आदित्य के गुस्से ने उसकी आवाज को भी दबा दिया। आदित्य ने यामिनी और यशवंत की ओर देखते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब आपकी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है मुझे। यामिनी ने अपने कांपते हुए कदम आदित्य की ओर बढ़ा दिए और कहा, बेटा ऐसे मत बोलो, ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। लेकिन आदित्य पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आपने मेरी माँ का दिल तोड़ा है, उनके विश्वास को कुचला है, और आज यहाँ आकर मुझसे कह रही हैं कि ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। यशवंत ने आदित्य को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आदित्य हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, हम बस सोनिया जी के हालचाल जानने के लिए आए हैं। हालचाल जानने? आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, प्लीज चले जाइए यहाँ से, आदित्य ने गुस्से में कहा। रीना ने बीच बचाव करने की कोशिश की और बोली, आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आदित्य बहुत तनाव में है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ऐसे बीच डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला। उसका चेहरा गंभीर था। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ये शब्द जैसे समय को थाम गए। डॉक्टर के शब्द आदित्य के कानों में गूंजने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या? उसने धीमी सी आवाज में पूछा, लेकिन डॉक्टर उसकी आंखों में झांककर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह सुनते ही यामिनी का दिल बैठ गया। उनकी आंखों में आंसू फूट पड़े। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा और बड़बड़ाई, हे भगवान, ये क्या हो गया? रीना जोर जोर से रोने लगी। उसने सोनिया जी के लिए खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। यामिनी ने उसे अपने सिरे से लगाते हुए कहा, रीना संभालो खुद को, भगवान को यही मंजूर था, हमें उनकी इच्छा को स्वीकार करना होगा। आदित्य जो अब तक अपने गुस्से और दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो भी फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। चिराग जो उसका साथ था और उसे संभालने की कोशिश करने लगा और बोला, आदित्य संभालो खुद को, अभी तुम्हें और मजबूत बनना होगा। लेकिन आदित्य के लिए सब सहना असंभव हो गया था। उसने चिराग की ओर देखा और कहा, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। तुम समझते हो चिराग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ चाहिए। यामिनी ने अपनी बहती आंखों के आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, आदित्य मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सोनिया जी के जाने का दुख हमें भी है। उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। ये दर्द मैं सह रही हूं बेटा। आदित्य ने गुस्से में यामिनी की ओर देखा और कहा, आपको क्या समझ में आएगा? आप तो हमेशा अपने फैसलों को सही ठहराती आई हैं। आप आज यहाँ आकर मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हैं। रीना ने अपने आंसुओं के बीच कहा, आंटी आपसे विनती है, हमें दुख मत दीजिए।
मेरी माँ के जाने के बाद हमसे और कुछ नहीं सहा जाएगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। यामिनी ने रीना की बात चुपचाप सुनकर अपना सिर झुका लिया और उनके लिए अब कुछ कहना मुश्किल ही था। यशवंत ने भारी मन से माही को फोन किया। माही ने तुरंत फोन उठाया और यशवंत की आवाज में छिपे दर्द ने उसके दिल को झकझोर कर दिया। माही सोनिया जी नहीं रही। यशवंत के शब्द सुनते ही माही के हाथ से फोन लगभग नीचे गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या क्या कह रहे हैं बाबा? सोनिया आंटी? उसकी आवाज में डर और दुख साफ झलक रहा था। माही बचपन से ही सोनिया जी को बहुत अटैच थी। फोन पर दूसरी ओर चुप्पी थी और माही का मन किसी अनहोनी की कल्पना से भर गया था। माही को जैसे ही ये दुख समाचार की जानकारी मिली, वो तुरंत टीना के कमरे की ओर भागी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टीना, टीना उठो, सोनिया जी की डेथ हो गई है, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा, माही ने बड़बड़ाते हुए कहा। टीना जो अपने बिस्तर पर बैठी थी यह सुनकर चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गहरा दुख नहीं था। वो चुपचाप सोचने लगी कि खबर का आगे क्या असर होगा। उसके मन में अब कई तरह की बातें चलने लगी, लेकिन उसने माही के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माही ने युवराज को फोन कर दिया था। युवराज तुरंत नीचे हॉल में आ गया था और माही को आवाज दी। माही। युवराज की आवाज सुनकर माही नीचे भागी और घबराए हुए स्वर में कहा, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा, चलो जल्दी करो। इसी बीच अस्पताल में रीना लगातार रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसका फोन बजा और उसने कांपते हाथों में फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। यह उसके पति हिमेश का फोन था। हिमेश, उसने रोते हुए कहा, मम्मा का अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? हिमेश ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल कर दिया। रीना ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, दिल्ली में ही करेंगे, आप वहां पहुंच जाइए। उसकी आवाज कांप रही थी और फोन पर बात करते हुए भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अस्पताल के गलियारे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। तभी यशवंत ने आदित्य की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम कहो तो हम यहीं हमारे घर से ही अंतिम विदाई की तैयारी कर सकते हैं, यहीं संस्कार हो जाएगा। यशवंत की बात सुनकर आदित्य के भीतर जमा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उसने अपनी आंखों में आंसू और क्रोध के मिश्रण के साथ यशवंत की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, क्या मैं अपनी माँ को आपके घर ले जाऊं, जो उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनके घर से उनकी अंतिम विदाई की तैयारी करूं? इतना बेशर्म नहीं हूं मैं अंकल। आपको मैं अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखने दूंगा, ये याद रखिएगा। आदित्य के इन कड़वे शब्दों से वातावरण और अधिक भारी हो गया। तभी माही और टीना भी अस्पताल पहुंच गई। इसी बीच यशवंत और आदित्य के पिता पुराने दोस्त अंकित भी वहां आ चुके थे। अंकित ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की। बेटा, धैर्य रखो, ये समय लड़ने का नहीं। लेकिन आदित्य अब भी किसी तरह की समझाइश सुनने के मूड में नहीं था। उसने रोते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझ में धैर्य नहीं है। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग यहाँ हैं। मेरी माँ को मुझसे छीनने के बाद किस हिम्मत से यहाँ खड़े हैं? इनसे कहिए यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं। चले जाइए यहाँ से। ये कहते हुए आदित्य रीना चिराग के साथ अपनी माँ के देह को लेकर जाने लगे। उनका दर्द उनके हर कदम से झलक रहा था। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी टीना ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और घृणा साफ झलक रही थी। उसने ताने भरे लहजे यशवंत में और यामिनी से कहा, बस करवा ली बेइज्जती? शौक पूरा हो गया जलील होने का, या अब भी कोई कसर बाकी है आप लोगों में? ये कहते हुए टीना गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। माही ने उसे रोकने की कोशिश की और बोली, टीना रुको, कहाँ जा रही हो? टीना मेरी बात तो सुनो। लेकिन टीना नहीं रुकी। वो गुस्से में बाहर निकल गई। जब माही परेशान होकर उसके पीछे भागी। यशवंत और यामिनी अंकित के साथ अस्पताल के बाहर निकले। उनकी चाल धीमी और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वो चुपचाप सिर झुकाए अपने घर की ओर चल दिए। उनके कदम भारी हो चुके थे। सभी लोग अस्पताल से वापस घर आ गए थे। माहौल भारी था। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं दर्द और गुस्से का तूफान चल रहा था। यामिनी और यशवंत दिल्ली जाने की तैयारी में लग गए थे। माही ने उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया था और माही सामान पैक करते हुए टीना को समझाने की कोशिश करने लगी। उसने शांत स्वर में कहा, टीना, आज तूने हॉस्पिटल के बाहर गलत किया। लेकिन टीना जो पहले ही अपने विचारों में खोई हुई थी, माही की बात सुनकर उगड़ गई। उसकी आंखों में नफरत की एक अलग ही चमक थी और उसने बिना समय गंवाए जवाब दिया, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैं तुम्हारी तरह किसी की उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। माही ने शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की। तुम उसकी हालत तो देखती टीना, उसने अपनी माँ को खो दिया।
सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका। टीना ने इस पर झुंझला कर कहा, तो क्या उसने अपनी माँ को खोया है, इसमें हमारी क्या गलती है? और तुम हर समय मुझे क्यों लेक्चर देती रहती हो? तुमने आदित्य का रवैया नहीं देखा था? वह हमें कितना घटिया तरह सुना रहा था। ये सुनते ही टीना ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। मौत तो सबको आनी है माही। सोनिया आंटी का वक्त पूरा हो गया था तो वो चली गई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। और आदित्य को तो बस मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने का। और तुम देख रही थी वो हमें कितनी घटिया बातें सुना रहा था। ऐसे इंसान के साथ सहानुभूति दिखाने का कोई फायदा नहीं होता। माही ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, देखो टीना, मैं समझती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आया होगा, लेकिन इस वक्त हमें गुस्से को छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए। वो भी एक इंसान है और हमें उसकी माँ के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए। तुम्हें उसकी स्थिति को समझना चाहिए था। टीना ने माही की बात को अनसुना करते हुए और भड़क कर कहा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम्हारी ये सहानुभूति उसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम्हें देखा नहीं उसने कैसे पूरी दुनिया के सामने हमें बेइज्जत किया? यही तो वो चाहता था कि हमारी बेइज्जती हो, और उसने अपनी चाल में कामयाबी पा ही ली। तो अब अपने पूरे शौक उसे करने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माही ने अफसोस भरे स्वर में कहा, भगवान के लिए टीना प्लीज अब चुप हो जाओ, यह वक्त इन बातों का नहीं है। लेकिन टीना ने उसकी बात का भी ताना मारते हुए जवाब दिया, माही तुम्हें शौक है ना ज्यादा मातम मनाने का, तो तुम मनाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। माही ने यह सुनकर अफसोस भरे भाव में सिर हिलाया और वापस वे अपनी पैकिंग में लग गई। वो जानती थी कि इस समय टीना को कुछ भी समझाना नामुमकिन है। उसकी बातों से माही के मन में और ज्यादा पीड़ा हो रही थी। टीना अभी भी गुस्से में थी और उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और बिस्तर पर बैठकर बड़बड़ाने लगी। हर बार यही होता है, मैं हर किसी की बकवास क्यों सुनूं? आदित्य को तो जैसे सिर्फ हमें बेइज्जत करने का मौका चाहिए। और माही, उसे क्या समझ में आता है? वो हमेशा दूसरों का पक्ष लेती रहती है। टीना की बातें माही के दिमाग में घूम रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन टीना की बातों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई थी और उसने अपने आप से कहा, टीना को आखिर हो क्या गया है? वो इतनी कठोर क्यों होती जा रही है? मैं समझती हूँ कि वो गुस्से में है, लेकिन इस वक्त में ऐसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि इस तरह की बातें करके दर्द को और बढ़ाना चाहिए। माही ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फैसला किया कि वो टीना के साथ अब कोई बहस नहीं करेगी। उसने अपने माता पिता की मदद करने का सोचा और फिर से पैकिंग में लग गई। गहरी रात का पूरा सन्नाटा घर में पसरा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी चिंताओं और भावनाओं में डूबा हुआ था। हॉल में यशवंत और युवराज और अंकित बैठे थे। कमरे में फिजा में एक अजब सी खामोशी थी जो हर बीतते पल के साथ गहरी होती जा रही थी। अंकित फोन पर किसी से टिकट बुक करवाने की बात कर रहे थे। जी जी, दिल्ली के 2 टिकट बुक कर दीजिए, अभी के अभी। प्राइस की कोई दिक्कत नहीं है, बस टिकट बुक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, कहते हुए अंकित ने फोन कट कर दिया। फोन रखते ही उन्होंने यशवंत की तरफ देखा जो गहरी चिंता में डूबे हुए थे। अंकित उनके पास आए और उनका कंधा थपथपाते हुए बोले, यशवंत भाई, गिले शिकवे किसके बीच नहीं होते, लेकिन इस वक्त में ये सब छोड़कर सोनिया भाभी के अंतिम संस्कार में पहुंचना बहुत जरूरी है। आदित्य अभी जरा भावुक है, लेकिन अगर है तो हमारा ही बच्चा, समझ जाएगा। यशवंत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी माही कमरे से बाहर निकली। उसने अपने पिता के हालात देखे और पास आकर बोली, पापा, अंकित अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको आदित्य की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। फिर माही उनके पास ही बैठ गई और समझाते हुए बोली, वो इस वक्त बहुत दुखी है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसकी हालात को समझने की कोशिश कीजिए। माही की बात सुनकर यामिनी, जो अब तक शांत थी, और आगे बढ़ी और बोली, यही बात तो मैं इनसे कह रही हूँ, वो हमारा ही बच्चा है, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। अगर हम इस वक्त में उसके साथ नहीं खड़े हुए तो कौन होगा? अंकित ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यामिनी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिंदगी और मौत का फैसला तो केवल भगवान के हाथ में होता है। कोई इंसान भला इसके जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आदित्य को यह बात समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। यशवंत की आंखों में संघर्ष साफ नजर आ रहा था। एक तरफ उनका दिल दुखी था तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का बोझ था। वो मन मन बार बार यही सोच रहे थे कि उनको वहां पर जाना चाहिए या नहीं। क्या करेंगे यशवंत? क्या यशवंत चौधरी आदित्य की इतने सुनाने के बाद भी अपने मन से और सोनिया जी की अंतिम विदाई में जा पाएंगे? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने स्टेटस पर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और कल से दोस्तों हमारे 5-5 एपिसोड रिलीज होने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से चाहूँगा कि आप 5-5 एपिसोड को भी इतना ही प्यार दें और पूरी पूरी कहानी को ज़रूर से ज़रूर सुनें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।